गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल लर्न एंड एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, 7th या 8th क्लास से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि मटेरियल्स को फिजिकल स्टेट के बेस पर 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस आता है। लेकिन फर्दर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट, तो इसको भी हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक आता है क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एंड अनदर टाइप्स है एमॉर्फस, या इसको नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स भी कहते हैं। और ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट है एटम्स का या आयंस का या मॉलिक्यूल्स का। एक 3D स्पेस में मटेरियल्स के एटम्स किस तरीके से अरेंज होते हैं, वो पीरियोडिक हैं या नॉन पीरियोडिक हैं, इनका एक रेगुलर पैटर्न है या एक रेगुलर पैटर्न है, उसके बेस पर सॉलिड मटेरियल को इन 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं कि क्या होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल्स और ये अमॉर्फस। दोस्तों, crystalline materials. A crystalline material is one in which atoms are arranged in a repeating or periodic array, and each atom is bonded to its nearest neighbor atoms. यानी कि एक क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन एक एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, एक पीरियोडिक मैनर में, एक के बाद एक के बाद एक इक्वल डिस्टेंस होता है हर एक दूसरे एटम के बीच में, और हर एटम अपने आसपास के नेबरिंग एटम के साथ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, जो जो कि मेटालिक बॉन्ड हो सकता है अगर वो मेटल है तो, या फिर आयोनिक बॉन्ड हो सकता है अगर वो एक आयोनिक कंपाउंड है तो, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। लेकिन जो एक अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर पैटर्न होता है, चाहे हम कोई भी किसी भी स्पेस में उस मटेरियल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखना चाहेंगे तो एक रेगुलर पैटर्न होता है उन एटम्स का। अगर एग्जांपल की बात करें क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की, तो सभी सभी मेटल्स क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर आते हैं। कुछ सिरामिक्स आते हैं क्रिस्टलाइन के अंदर, जबकि कुछ सिरामिक्स नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल में भी आते हैं या अमॉर्फस में भी आते हैं। कुछ पॉलीमर्स हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक टेम्परेचर वगैरह के अंदर, कुछ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर कुछ पॉलीमर्स को भी हम क्रिस्टलाइन कह सकते हैं, बट नॉट ऑल पॉलीमर्स। क्वार्ट्ज, डायमंड, माइका, ये भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में आते हैं। शुगर, साल्ट और फिटकरी भी ये क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के अंदर आते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल के। Guys, just a schematic diagram of atomic arrangement in the crystalline material. ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो हर एक फिगर है, ये ब्लू वाला जो है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एटम्स का एक अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है और एक ही जैसा अरेंजमेंट है इस पूरे एरिया में। और जो नेक्स्ट फिगर ये रेड वाला है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक रेगुलर पैटर्न है, एक के बाद एक एटम्स का जो अरेंजमेंट है, तो एक पीरियोडिक मैनर है, एक फिक्स अरेंजमेंट है इन द होल बल्क ऑफ द मटेरियल। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन मटेरियल। आगे की हम फिगर में आपको भी दिखाएंगे कैसे अरेंजमेंट होता है अमॉर्फस में। So let's move for the amorphous material. This is also called as non-crystalline material. Uh, in these materials, atoms are not arranged in regular or periodic manner. यानी atoms का जो arrangement होता है, या अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो आयन्स का अरेंजमेंट होगा, तो उसमें एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का या आयन्स का, एक के बाद एक। कहीं कहीं भी उसमें एक कैविटी हो सकती है, कहीं भी एक वायड हो सकता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। आगे हम आपको दिखाएंगे फिगर में। और एमॉर्फस के एग्जांपल्स जैसे मैंने बताया था कि कुछ सिरामिक्स आते हैं क्रिस्टलाइन में, लेकिन ज़्यादातर सिरामिक्स जो है एमॉर्फस मटेरियल में आते हैं। और
ग्लासेस हैं, रबर, polymers, wax, plastic, and etc. This is also an schematic diagram of atomic arrangement in of amorphous materials. तो आप देख सकते हैं कि पिछला जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया था ब्लू एटम्स एंड रेड एटम्स का, तो कैसे एक फिक्स अरेंजमेंट था एक के बाद दूसरे एटम्स के बीच, या वन रो के बाद दूसरे रो का जो अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इरेगुलर पैटर्न है एटम्स का। सो इस टाइप्स के मटेरियल जिसमें कि एटम्स का एक इरेगुलर पैटर्न होता है, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है एक 3D स्पेस में उस पूरे बल्क मटेरियल में एटम्स का, तो ऐसे मटेरियल्स को हम एमॉर्फस सॉलिड्स कहते हैं। और प्रॉपर्टीज जो होती हैं मटेरियल्स की वो डिपेंड करती हैं इन्हीं बातों पर कि कैसा अरेंजमेंट है एटम्स का। आगे हम बात करेंगे इस पर अगली वीडियो में अपने। दोस्तों यहाँ पर कुछ मेन डिफरेंस को डिस्कस किया गया है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में होता है। सो हमने देखा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में एटम्स का एक इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर वो मटेरियल मेल्ट करना स्टार्ट करता है अगर हम उसे हीट करें तो। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में ऐसा ऐसा नहीं होता है, दैट्स डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मटेरियल धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट करेगा, पूरा बल्क एक साथ नहीं मेल्ट करेगा। हालांकि क्रिस्टलाइन में कैसा ऐसा है कि एक फिक्स टेम्परेचर पर जैसे ही वो मटेरियल पहुंचेगा वो सारा बल्क मटेरियल अगर सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। दैट्स वाई it is called that a crystalline solid has a sharp melting point, but amorphous does not have it. Another property of crystalline solid is the anisotropic property, यानी कि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में अगर किसी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो डायरेक्शन पर डिपेंडेंट करेगा, यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और है तो वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसी मटेरियल के अंदर यंग मॉडुलस की वैल्यू कुछ और आ सकती है, और अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें तो उसकी वैल्यू कुछ और आ सकती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर आता है कि वो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज रखता है, यानी प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में वैल्यू तकरीबन सेम आपको मिलेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स को सुपर कूल्ड लिक्विड या सीडो सॉलिड कहा जाता है। These are some facts related to the crystalline and amorphous solids. The first fact is that rapid cooling through the freezing temperature favors the formation of a non-crystalline solid because little time is allowed for the ordering process. कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड स्टेट है मटेरियल का और अगर हम उसकी रैपिड कूलिंग करें, बिल्कुल क्विक कूलिंग करें, तो ये चांसेस ज़्यादा है कि उससे जो मटेरियल सॉलिडिफाई होकर बनेगा वो एमॉर्फस प्रॉपर्टी रखेगा, क्योंकि क्विक कूलिंग में जो बिल्कुल कम वक्त होने की वजह से जो अरेंजमेंट है, जो फिक्स अरेंजमेंट है, रेगुलर पैटर्न है एटॉमिक अरेंजमेंट का, वो उसमें उतना वक्त नहीं मिल पाएगा और वो इरेगुलर अरेंजमेंट के साथ वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी मेल्टेड मटेरियल को अगर हम रैपिड कूलिंग करें तो सॉलिडिफाई होकर वो एक एमॉर्फस सॉलिड बनाएगा। लेकिन मेटल्स नॉर्मली फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड से, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो नॉर्मली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही बनाते हैं। Some ceramics metals are crystalline, whereas some ceramics and glasses are amorphous. दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक सिरामिक्स है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और एमॉर्फस में भी अवेलेबल होता है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है SiO2, सिलिका भी इसको कहते हैं। तो इस स्लाइड्स में जो हम देख रहे हैं एग्जांपल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और इसको क्वार्ट्ज कहते हैं। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था डिफिनेशन जो क्रिस्टलाइन का था, और ये SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइन फॉर्म है, तो हम देख सकते हैं कि क्या एक जो अरेंजमेंट है एटम्स का
वो एक रेगुलर अरेंजमेंट है। यहाँ जो ब्लू डॉट्स हैं वो सिलिकॉन के एटम्स हैं और जो ग्रीन डॉट्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, और हम देख रहे हैं कि हर एक सिलिकॉन एटम 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है बॉन्ड से। और एक एक जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉन्ड का है। जबकि हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड एमॉर्फस फॉर्म बनाता है। लेट्स सी हियर दिस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एमॉर्फस सॉलिड्स हैं जिसको हम ग्लास कहते हैं। ये भी सिरामिक्स है और वो भी सिरामिक्स है, लेकिन यहाँ पर एक अरेंजमेंट आप देख रहे हैं कि स्लाइड्स में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ना ही कोई फिक्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है बॉन्ड का। हालांकि इसमें भी हर एक सिलिकॉन एटम 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि पिछले स्लाइड्स में था क्वार्ट्ज के कंडीशन में। यहाँ भी ऐसा ही है कि हर एक सिलिकॉन एटम 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बॉन्ड है वो हेक्सागोनल बॉन्ड नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो कोई फिक्स पैटर्न के साथ नहीं है। इसलिए ये एमॉर्फस सॉलिड्स का फॉर्मेशन करता है। क्या हम क्वार्ट्ज को ग्लास में चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स वी कैन चेंज, we can transform quartz into glass. But how? By the rapid cooling of melted quartz along with using some network modifier. यानी कि अगर melted quartz की rapid cooling की जाए तो वो amorphous solids of silicon dioxide यानी कि ग्लास में वो चेंज हो सकता है रैपिड कूलिंग, क्योंकि हमने बताया कि रैपिड कूलिंग में लिटिल टाइम टू बी अवेलेबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बहुत कम वक्त होता है एटम्स के अरेंजमेंट के लिए, इसलिए वो एक इरेगुलर पैटर्न में ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं। और इसमें कुछ नेटवर्क मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं जो कि अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दें, फिक्स्ड अरेंजमेंट को डिस्टर्ब कर दें, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में सॉलिडिफाई होने के बजाय वो एक एमॉर्फस सॉलिड में सॉलिडिफाई हो जाता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।